visible in full mode, है ना? Okay. So this is our lecture number 6, है ना? One lecture already has been taken by Miss Vyakya Parashar. So it is basically lecture 7, but for my concern, it is lecture number 6. In the previous 5 lectures, we have learnt so many things. So in this lecture, the presentation scheme will be somewhat like this. First, we will take a quick review of the lecture number 5. We will take the quick review of the lecture. सबसे पहले quick review ही ले लेते हैं, है ना? उसके बाद फिर आगे चलते हैं. So let me take the quick review of the lecture number 5. In this lecture, we have made the Pascal triangle. No, it is not the assignment, it is the practice assignment. It is assignment, but it is a practice assignment. तो ये सब आपने कर लिया है, कुछ लोगों ने मुझे भेजा भी है ना? बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, तो इसके लिए हमने कमांड यूज की थी VIN and COEFF n, r. So this basically calculates NCR, right? NC WHOSEC, this also calculate the same thing. It also calculate NCR, and syntax is also same. NC WHOSEC n, r. It also calculates NCR. But the scope of the accuracy and precision of binomial coefficient, this command is much more for the higher values. After that, creating function in the octave. तो ये मैंने आपको सिंटैक्स बता दिया था, है ना? इसको मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया था, सिंटैक्स बता दिया था और आपसे बोला था कि यू डू द प्रैक्टिस फॉर दिस. तो बताइए, किसी ने प्रैक्टिस की इसकी? मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. मुझे एक फंक्शन बना के किसी ने बनाया हो तो एक फंक्शन बना के दिखाएं और उसे रन करके दिखाएं स्क्रीन पर. कोई भी आप में से देखते हैं कौन इनिशिएटिव लेता है. एनीवन? क्या करना है, मैं आपको शेयरिंग की पावर दूंगा, ठीक है? आप अपनी पीपीटी या जो भी है आप शेयर कर पाएंगे अपनी स्क्रीन, है ना? अपनी ऑक्टेव विंडो आप शेयर कर पाएंगे, है ना? हम लोग सब उसे देखेंगे. उस ऑक्टेव विंडो में आपको एक फंक्शन बनाना है ना? किसी भी पर्पस का फंक्शन बनाना है, चाहे वो ऐड करने का हो, चाहे वो पावर निकालने का हो, चाहे स्क्वायर रूट निकालने का हो, चाहे सर्किल को प्लॉट करने का हो, किसी भी काम का एक फंक्शन बनाना है, चाहे पास्कल ट्रायंगल का हो, ठीक है? उस फंक्शन से आपको कुछ काम करके दिखाना है और उसकी कोडिंग समझानी है. सिंटैक्स मैंने बता दिया था, आपको बनाना है और रन करना है. तो आप में से कौन करके दिखाएगा? कल हमारी बात हुई थी कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे. कौन करके दिखाएंगे? नंदी कुमार, विल यू टेक द इनिशिएटिव? सर मैं क्लास मोबाइल में ले रहा हूँ. अच्छा, आप मोबाइल लैपटॉप में जूम मोबाइल पे कोडिंग में. हाँ, चलिए कोई बात नहीं. आप मुझे कुछ आपने प्रैक्टिस की हो आप मुझे. अच्छा, मैं अभी आज दिखा देता हूँ, एक फंक्शन बना के रन करके दिखा देता हूँ आपको, है ना? कैसे सबसे पहले फंक्शन पे ही आज एक रनिंग करेंगे. पहले क्विक रिव्यू कर लेते हैं, है ना? तो सबसे पहले हम फंक्शन बनाएंगे और फंक्शन कोई भी एक फंक्शन बना लेंगे, चाहे वो पावर निकालने का हो, क्यूब निकालने का हो, व्हाटएवर. सर जूम में हमें कॉलेज की आईडी से लॉगिन करना जरूरी है? इस लेक्चर में? यस सर. इस लेक्चर में नहीं, मैंने तो फ्री किया हुआ है. मतलब मेरी तरफ से ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है सिस्टम में, है ना? तो जैसे व्याख्या पाराशर है, वो तो GLA आईडी से नहीं है, उन्होंने भी ज्वाइन किया था, है ना? तो कर सकते हैं ज्वाइन, बट जो GLA स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए प्रेफरेबल है कि वो अपनी आईडी से ही एंटर करें, है ना? बाकी सिस्टम मना नहीं करेगा. मतलब सिस्टम में ऐसी कोई हमने बाउंडेशन नहीं लगाई है क्लास को शेड्यूल करते वक्त, है ना? तो इट इज प्रेफरेबल कि आप अपनी GLA वाली आईडी से ही करें, बट ओपन खुला हुआ है क्योंकि इसमें बाहर के रिसोर्स पर्सन भी आने हैं. यदि हम बाउंडेशन लगाएंगे तो फिर वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो उसके बाद प्लॉटिंग ऑफ द सर्किल थ्रू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, है ना? ये भी हमने कर दिया था. आइडियल मास, है ना? आइडियल मास इज ए मास व्हिच इज हैविंग नो इलास्टिसिटी एंड नो फ्रिक्शन. आइडियल स्प्रिंग मींस
which is having only elasticity, does not have any mass and no friction. And similarly, ideal damper means it is having only friction, no mass and no elasticity. So we have understood the mathematical modeling of the mass, spring and damper, then the total system. So this is the quick review. And after modeling, we have found a differential equation. So this differential equation is basically m d square x divided by dt square plus m d square x by dt square plus d dx by dt plus m plus kx, है ना, plus kx equal to f. So this was the differential equation that we have got by the mathematical modeling. So it is a second order differential equation. But before solving the second order differential equation, we will go for the first order differential equation. है ना? तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम कोई भी एक एग्जांपल ले लेंगे, है ना. फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का मान लीजिए कि हमने ये एग्जांपल ले लिया. सपोज हमने ले लिया dy by dx function of x. This is a first order differential equation. So the first order differential equation, है ना, उसकी शेप ऐसी होगी dy by dx equal to function of x and y. ठीक है. In engineering, in most of the problems, this dx changes to dt, means it is changes to time, and that is dx. No, y changes to x. X is the displacement in our case, in the engineering problems. So dx by dt, in our problem, it is basically dx by dt. So we are dealing with the time, we are dealing with the displacement, we are dealing with the x. X means the displacement. Dx by dt is the change of displacement, so it represents the velocity. X represents the displacement. Dx by dt is the change of the displacement with respect to time, rate of change of displacement, so it is the velocity. And d square by x by dt square is basically d by dt, or it is the acceleration. In the engineering problems, we are interested in finding the displacement, velocity, and acceleration with respect to time. So, but in mathematics, there are two variables, y and x. In problems, the variables changes to x and t basically in the structural problems. So हम इसको सॉल्व करते हैं. dy by dx equal to function of x y. तो हम यहाँ पे फंक्शन कुछ भी ले सकते हैं, जैसे फंक्शन x y की जगह हम ले सकते हैं sin x, cos x, है ना, e to the power x, कुछ भी फंक्शन हो सकता है. तो फॉर एग्जांपल मैंने एक फंक्शन ले लिया, let dy by dx equal to, and this is my differential equation of first order, है ना. By rearranging the terms, I can solve it in this way. dy by dy equal to x dx. ठीक है, dy upon y equal to x dx, है ना. ये मैनुअल सॉल्यूशन बता रहा हूँ, है ना. हमें जब ऑक्टेव से सॉल्व करना है तो उसका क्या मेथड होगा, तो उसमें हमें मैनुअल सॉल्यूशन तो नहीं करना पड़ेगा, तो न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन करेगा. सॉफ्टवेयर विल डू द न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, है ना, in the fraction of seconds and will give us the results. So what is integration dy by dy? सबको मालूम होगा, it is log y to the base e. मेरी आवाज आ रही है ना, आप सबको सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, sir. हाँ. So what is the integration of dy upon y? Log y. Log y, है ना, at the base e, है ना, at the base e. E is exponential. So the integration of x is x square by 2 plus c constant. For finding the value of this constant, we need some initial condition. We need some initial condition. Okay? To find the value of this constant, we need some initial condition. So in engineering problems, the conditions are given in this way. Let displacement at t equal to 0 equal to let 5. इस तरह से इनिशियल कंडीशंस दी होती है.
है ना, कोई भी मैकेनिकल सिस्टम है उसका जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट व्हेन द टाइम स्टार्ट्स एट टाइम t इक्वल टू 0, द डिस्प्लेसमेंट इज लेट 5 4 3 कोई भी एक वैल्यू है. So this is your initial condition. This is your initial condition. In this problem, the value of y at x equal to 0, we can take any let equal to 2. So this is the initial condition for this problem. Variable से confuse मत होना, है ना. यहाँ पर जो y और x है, यहाँ पे वो x और t है. इन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स बेसिकली आपका x और t से पाला पड़ने वाला है ना. अभी मैंने आपको जो मॉडलिंग दिखाई है उसमें भी x और t ही आ रहा है ना, d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर dx बाई dt, है ना, एंड सो ऑन. तो हम ज्यादातर जो इक्वेशंस मिलेंगी वो इस तरह की इक्वेशंस मिलेंगी, है ना. और मैथमेटिक्स में जब आप स्टडी करते हैं तो ज्यादातर वो y और x वेरिएबल पे चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, है ना. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इट इज सेम थिंग. जैसे हमारी इक्वेशन यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू xy है, तो इसी इक्वेशन को मैं यहाँ पे देखूं तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, dx बाई dt इक्वल टू ty, है ना. यहाँ पे dy बाई dx इक्वल टू xy tx, है ना, नॉट y तो है ही नहीं. तो dx बाई dt इक्वल टू tx, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, या xt इन दिस वे. ठीक है, तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं. एक ही बात है, तरीका एक ही होगा, सिर्फ वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं. तो इस c को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन होनी चाहिए. तो इस इनिशियल कंडीशन को मान लीजिए हम log 2 ले लेते हैं, x t इक्वल टू 0 इक्वल टू 2 ले लेते हैं ना. जनरली इसको कभी कभी हम ऐसे भी लिखते हैं x 0 इक्वल टू 2. x ब्रैकेट 0 का मतलब है द वैल्यू ऑफ x एट t इक्वल टू 0, है ना. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं y 0 इक्वल टू 2. It is understood that the value of y at x equal to 0 is 2. क्लियर है यहाँ तक. तो चलिए इनिशियल कंडीशन पुट कर देते हैं. सो इनिशियल कंडीशन इज y 0 इक्वल टू 2, है ना. सो y इक्वल टू 2 at x इक्वल टू 0. सो आई कैन पुट log 2, I can put 2 in place of y. So log 2 to the base e equal to 0 square by 2 plus c. So this will give me c equal to log 2 to the base e, है ना. So I have found the value of the constant. Constant की वैल्यू आपकी आ चुकी है, करेक्ट. कांस्टेंट की वैल्यू आपकी आ चुकी है. अब कांस्टेंट की वैल्यू निकलने के बाद, है ना, आई एम जस्ट अगेन कमिंग बैक टू दिस लाइन. सो बाय दिस लाइन log of y to the base e equal to x square by 2 plus log of 2 to the base e. So when I will shift log 2 left hand side, so this will be log of y over 2 to the base e equal to x square by 2. Correct है. log y minus log 2 is log y by 2, है ना. फॉर्मूला है log m minus log n is log m by n, सभी जानते हैं. So log y by 2 is x square by 2, right. And from here I have y by 2 equal to e to the power x square by 2. And from here y equal to 2 into e to the power x square by 2. X square by 2. So this is the solution of this differential equation. This is the solution for this differential equation. अब देखो इसमें x equal to 0 पुट करके देखो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी. If x equal to 0, e to the power 0 is 1, 2 into 1 is 2, y equal to 2. So this is our initial condition, है ना. It will satisfy that initial condition, है ना. It will satisfy that. तो चलिए वापस चलते हैं. ये मैंने हल्का से एक आइडिया दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन मैनुअल सॉल्विंग का, है ना. आप लोगों को आता है सब, आपने 12th 11th में पढ़ा होगा. सो अब मैं रिव्यू हो गया हमारा और डिफरेंशियल इक्वेशन का एक आइडिया हो गया. नाउ आई एम कमिंग बैक टू प्रेजेंटेशन स्कीम. सो इन दिस प्रेजेंटेशन स्कीम फंक्शन क्रिएशन, है ना, ये आपने प्रैक्टिस नहीं किया किसी ने भी
ना, यदि प्रैक्टिस की होती तो आज आप इनिशिएट करते कि आई विल मेक द फंक्शन, है ना। कल की क्लास में फंक्शन बना के दिखाना है आपको, अभी मैं बना के दिखा देता हूँ, है ना। फिर कल की क्लास में मैं किसी को भी स्क्रीन शेयर करूंगा, वो मुझे फंक्शन बना के दिखाएगा। कुछ अपने हाथ से भी आपको काम करने आना चाहिए, आप दिखा सकें। ठीक है, तो कल की क्लास में तैयार होके आइएगा। तो अभी फंक्शन क्रिएशन पे हम काम करेंगे। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले फर्स्ट ऑर्डर पे काम करेंगे, उसके बाद सेकंड ऑर्डर पे काम करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर समझ में आ जाएगा तो फिर थर्ड ऑर्डर को भी आप अपने आप सॉल्व कर पाओगे, फोर्थ ऑर्डर को भी सॉल्व कर पाओगे, है ना। फर्स्ट ऑर्डर के बाद सेकंड ऑर्डर में कुछ चेंजेस आते हैं, दैट वी विल सी के फर्स्ट ऑर्डर से सेकंड ऑर्डर को कैसे सॉल्व करेंगे। देन डाटा एनालिटिक्स, है ना। डाटा एनालिटिक्स पे बात करेंगे कि मान लीजिए कोई वी आर हैविंग लॉट ऑफ डेटा, मान लीजिए हमारे पास 10,000 पीस ऑफ डेटा है ना। 10,000 डेटा है किसी चीज का हमारे पास, है ना। मान लीजिए किसी कोई भी इवेंट है, मैकेनिकल सिस्टम के अंदर कोई भी इवेंट है, उसका कुछ डाटा है, तो उस डाटा को आप एनालाइज कैसे करोगे, है ना। डाटा एनालाइज का मतलब है कि वो डाटा किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, मतलब क्या वो डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या वो डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, या फिर वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। डाटा का नेचर क्या है। तो सिर्फ आपको डाटा दे दिया जाए और आप ये बता सकें कि डाटा की नेचर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की है या कोई और डिस्ट्रीब्यूशन की है ना, ये पता करना है। तो हाउ विल यू कंफर्म। अच्छा बताओ, आपको अभी तक कुछ आइडिया है। मान लीजिए मैं आपको कोई 10,000 पीस दे दूं डाटा का, और क्या आप बता देंगे कि या 10,000 दे दूं या 1 लाख पीस दे दूं या 100 पीस दे दूं, तो कैन यू टेल कि ये डाटा किस नेचर का है ना। आपने देखा होगा जैसे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ आता है, वो आपने कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, बेल शेप कर्व आती है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा शेप आता है ना। अभी उस दिन 6 सिग्मा की भी वो हो रही थी वर्कशॉप, है ना, आप लोगों ने अटेंड करी होगी, तो उसमें भी ऐसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया था, है ना। तो ये आपका जो है मीन होता है, इट इज नोन एज म्यू, है ना। दिस पॉइंट इज म्यू, मीन। अब मीन के बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन में वो इधर 3 सिग्मा और इधर 3 सिग्मा, सो टोटल वाज 6 सिग्मा, है ना। तो 6 सिग्मा इज ए मेथोडोलॉजी बाय व्हिच वी कैन रिड्यूस द वेरिएशंस इन द प्रोसेस। तो मान लीजिए मैंने आपको कोई मेजरमेंट्स दे दिए, क्या आप बता सकते हैं कि ये डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, या एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो वो सब, उन सब बातों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे, और ये डाटा एनालिटिक्स के अंदर हम लोग बात करेंगे इस पर, ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का एक पैकेज होता है अलग से, है ना। जैसे ज्योमेट्री का एक पैकेज होता है ना, ज्योमेट्री का भी एक पैकेज होता है, पैकेज लोड ज्योमेट्री या पैकेज लोड सिंबॉलिक और पैकेज लोड स्टैटिस्टिक्स। तो जब आप स्टैटिस्टिक्स को पैकेज को डाउनलोड कर लेंगे तभी आप डाटा एनालिटिक्स कर पाएंगे, ठीक है। डाटा एनालिटिक्स में जितने भी ये डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, है ना, अर्लेंग डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस आर देयर। तो उसके लिए हमको ये वाली पैकेज क्या करनी पड़ेगी, अपनी लाइब्रेरी में लोड करनी पड़ेगी ऑक्टेव के अंदर, देन द स्टैटिस्टिकल फंक्शन विल वर्क। सो वी विल अंडरस्टूड सम कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स को देखेंगे, जैसे एक ये EXP RND। तो RND तो आप सभी जानते ही हैं, व्हाट इज RND। RND मींस रैंडम, रैंडम वेरिएबल, है ना। तो रैंडम, अभी रैंडम में हम पहले भी कुछ पढ़ चुके हैं, मैंने आपको एक रैंड फंक्शन बताया था और एक रैंड आई बताया था, ठीक है ना। ये दो फंक्शन बताए थे, दोनों ही रैंडम नंबर देते थे, है ना। पहला वाला जो फंक्शन है वो हमें रैंडम नंबर देता था बिटवीन 0 to 1, है ना, सारी डेसिमल वैल्यूज होती थी। रैंड आई हमको इंटीजर वैल्यूज देता था। अब यहाँ पर हम कुछ ऐसी रैंडम नंबर जनरेट करेंगे जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही होंगी, है ना। ऐसी रैंडम नंबर जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही होंगी। आपको दिखाएं एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का शेप कैसा होता है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से चलता है,
एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह की शेप आती है, नॉर्मल की बेल शेप आती है। तो रैंडम नंबर्स फ्रॉम द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम आपको करीब 1000 रैंडम नंबर्स जनरेट करके दिखाएंगे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से। फिर हम उस एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ निकालेंगे। पीडीएफ आप जानते हैं, व्हाट इज पीडीएफ? पीडीएफ मींस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। थोड़ी सी स्टैटिस्टिक्स भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ है ना। एक सीडीएफ होता है, कम्युलेटिव कम्युलेटिव डेंसिटी फंक्शन, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। सो ईएक्सपी पीडीएफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। उसके बाद नॉर्म आरएमडी है ना। नॉर्म का मतलब है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आरएमडी मींस रैंडम वेरिएबल। सो वी विल कवर we will generate random numbers from the normal distribution. Then we will find the probability density function of the normal distribution. And after that, जरा होल्ड कीजिएगा, हमें क्लास में होगा, बाद में बात करूँ है ना। 1 घंटे बाद में, 2 घंटे बाद, 2 घंटे। लोग हिस्टोग्राफ है ना। तो जो भी हम डाटा जनरेट करेंगे है ना, मान लो हमने, हमारे पास 10,000 या 1 लाख डाटा है, बहुत सारा डाटा है, ह्यूज डाटा। तो उस ह्यूज डाटा का नेचर कैसा है उसको चेक करने के लिए इस हिस्टोग्राफ कमांड का भी हम लोग यूज करेंगे है ना। फिगर 1 फिगर 2 एक ही प्रोग्राम में कई सारे फिगर्स बनाने हैं। तो हम लोग अभी तक होल्ड ऑन यूज करते थे ना। मान लो होल्ड ऑन यूज ना करें, फिगर 1 फिगर 2 हम अपने तरफ से फिगर के नाम दे सकते हैं। तो ये भी एक हमारी कमांड्स रहती हैं, फिगर 1 फिगर 2, इसको भी यूज करेंगे आज। और एक नया फंक्शन बता रहे हैं आपको, ईजेड प्लॉट। ठीक है, तो ईजेड प्लॉट की हेल्प से आप काफी सारी चीजों को प्लॉट करके उनका शेप देख सकते हैं, नेचर देख सकते हैं है ना। जैसे अभी हमने कल सर्किल प्लॉट किया था, x² + y² = r²। इस सर्किल को हमने प्लॉट किया था, ऐसे करके सर्किल बनाया था। ठीक है, तो वो तो हमने एक लूप समझाने के लिए आपको एक मेथड बता दी है। बाकी ईजेड प्लॉट के थ्रू भी एक सिंपल सी कमांड से हम सर्किल है ना, या स्ट्रेट लाइन, या कोई भी चीज हम ड्रॉ करना चाहते हैं है ना, कोई भी फंक्शन की प्लॉटिंग देखना चाहते हैं कि इसका शेप कैसा है। जैसे मैं मान लो e⁻x की शेप देखना चाहता हूँ है ना, या e⁻x sin x की शेप देखना चाहता हूँ, तो ये कमांड इज वेरी हेल्पफुल इन फाइंडिंग द शेप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो इस पर भी हम लोग काम करेंगे। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन स्कीम completed, review also completed. So now I am moving to the practical sessions with the Octave. ठीक है, मैं प्रैक्टिकल सेशन की तरफ जा रहा हूँ। तो sharing this. So stop share. Share. विंडो विजिबल है क्या? जरा बताएं, क्या ऑक्टेव विंडो आपको विजिबल है स्क्रीन पर? यस सर। देखिए, मेरे बहुत सारे वर्क स्पेस में वेरिएबल बने हुए हैं है ना, मैं सबको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर कमांड मैंने चला दिया, ऑल दी वर्क स्पेस वेरिएबल्स आर नाउ क्लियर्ड है ना। कमांड विंडो में भी कुछ कुछ लिखा हुआ है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, CLC। So now my command window is also clear है ना, and my directory is djovec, programs for jovec है ना। इसके अंदर हमारे सारे प्रोग्राम सेव हैं है ना, मैंने तो एक ही जगह कर रखे हैं, आप भी सब एक ही जगह रखिएगा। और प्रोग्रामों के नाम दे दीजिएगा कुछ है ना, जैसे कोई भी, यदि आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर दे दीजिए। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग करते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं। तो हल्का सा काम पहले चलो फंक्शन पे कर लेते हैं है ना। फंक्शन, मान लीजिए मुझे कोई फंक्शन बनाना है
तो फंक्शन कहाँ पे बनेगा? एडिटर के अंदर बनेगा, है ना। फंक्शन कहाँ पे बनेगा? एडिटर के अंदर बनेगा। चलिए एडिटर खोलते हैं। फंक्शन को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि फंक्शन यदि समझ में नहीं आएगा तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन समझ में नहीं आएगा। ये बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन में फंक्शन तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन को इज इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान से समझिएगा कैसे फंक्शन बनता है। सो आई एम टेकिंग ए न्यू फाइल ओवर हियर, है ना, और बाकी फिलहाल कर देता हूं बंद। बाकी सभी फाइलों को मैं कर देता हूं बंद, है ना। वन को भी मैंने बंद कर दिया, D1 को भी मैंने बंद कर दिया, केवल एक ही फाइल खुली हुई है ना। अब इस फाइल के अंदर सबसे पहली चीज मैंने लिख दी क्लियर, क्लियर लिखो या क्लियर और लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने CLC लिख दिया। CLC के बाद अब मुझे बनाना है एक फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन से ही शुरुआत होती है। फंक्शन इज ए कीवर्ड, ठीक है। फंक्शन फंक्शन के बाद मुझे ये बताना होगा कि व्हाट आर द आउटपुट्स ऑफ माय फंक्शन, व्हाट आर द आउटपुट्स ऑफ माय फंक्शन। तो मान लेते हैं कि मेरा आउटपुट है, पहला आउटपुट O1, है ना, दूसरा आउटपुट O2, ऐसे करके सारे आउटपुट हो सकते हैं, है ना। यदि सिंगल आउटपुट है तो केवल O1 लिखिए, मतलब नाम दे सकते हैं, वेरिएबल है, कोई भी नाम हो सकता है ना। O1 की जगह मैं इसको दे सकता हूँ फर्स्ट आउटपुट, मान लीजिए मेरा F1 दे दीजिए सर। हाँ F1 भी दे सकते हैं, है ना। तो अभी मैं अपने वेरिएबल ले रहा हूँ, है ना। out1 दे दिया मैंने या आउट दे दिया, या चलो F1 आपने कहा है, चलो F1 ही दे देते हैं। लेट फंक्शन F1, तो F1 जो है वो एक तरह से आउटपुट है, ये फंक्शन का नाम नहीं है, इट इज द आउटपुट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब मान लीजिए किसी फंक्शन में एक से ज्यादा आउटपुट है, तो फिर F1 स्पेस F2 या फिर F1 कॉमा F2, और फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप बंद कर सकते हैं। ध्यान से समझिए, दो आउटपुट हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देने पड़ेंगे। F1 F2 F3 F4 कितने भी आउटपुट हो सकते हैं किसी भी फंक्शन में, एज पर द रिक्वायरमेंट कितने भी आउटपुट आप रख सकते हैं, F1 F3 F4 लाइक दिस। तो अभी मैं आपको सिंपल एक ही उससे दिखाऊंगा ना। मेरे फंक्शन का मान लीजिए एक ही आउटपुट है ना, चार आउटपुट नहीं। पर मैंने आपको ये आइडिया जरूर दे दिया है कि यदि एक से ज्यादा आउटपुट हैं तो आप उसको एक मैट्रिक्स के अंदर, वेक्टर के अंदर रख के काम कर सकते हैं, है ना। तो मैंने अभी इसको हटा दिया और मेरा जो आउटपुट है वो केवल F है, ओनली सिंगल इक्वल टू। अब मुझे देना है फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम, ठीक है। मान लीजिए इस प्रोग्राम को नंदी कुमार बना रहे हैं, मान लीजिए, और वो कहते हैं कि मेरे फंक्शन का नाम तो नंदी रहेगा, तो आप फंक्शन का नाम दे दीजिए नंदी, है ना। ये आपका दिया हुआ नाम है, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, है ना। तो हमने इसका नाम दे दिया नंदी। नंदी इज द नेम ऑफ द फंक्शन एंड F इज द आउटपुट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर हमको देने हैं इनपुट फॉर द फंक्शन, इनपुट। तो इनपुट में हम दे सकते हैं I1 I2 I3, है ना। कुछ जैसे मान लो मुझे दो नंबर इनपुट करानी है, तो पहली नंबर में दे सकता हूं N1, है ना, कॉमा दूसरी नंबर में दे सकता हूं N2, और इसी तरह से तीसरी नंबर दे सकता हूं N3। N1 N2 N3 जो भी है दी जा सकती है। तो दी N1 N2 आर द इनपुट, नंदी इज द नेम ऑफ द फंक्शन, F इज द आउटपुट ऑफ द फंक्शन, F इज द आउटपुट ऑफ द। यहाँ पे क्लियर हो गए। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद फंक्शन को हमेशा एंड से क्लोज किया जाएगा। क्लोज हो गया, क्लोज करने के बाद यहां पर अब हमें कोडिंग करनी है, फंक्शन की कोडिंग करनी है कि इस फंक्शन की हेल्प से आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट बाय दिस फंक्शन, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि जो नंबर N1 आई है और जो N2 आई है, N1 का स्क्वायर हो जाए, N2 का क्यूब हो जाए और दोनों जुड़ जाएं,
मान लीजिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है ना, मैंने एक समझाने के लिए ले लिया, तो मैंने लिखा f इक्वल टू n1 पावर 2 प्लस n2 पावर 3। ठीक है, तो पहली नंबर का स्क्वायर हुआ, दूसरी नंबर का क्यूब हुआ, और वो दोनों ऐड होकर के हमारे आउटपुट में चले गए, यानी f में चले गए। और f हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है, ये f हमारा आउटपुट है। बन गया मेरा फंक्शन, मेरा फंक्शन बन चुका है। ठीक है, अब इस फंक्शन को चेक करें क्या ये फंक्शन सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। तो सबसे पहले तो इस फंक्शन को कर दें सेव। ठीक है, इस फंक्शन को क्या कर दें, सेव कर देते हैं। तो फाइल के अंदर सेव फाइल एक ऑप्शन है ना, सेव फाइल या सेव फाइल एज, जो भी देना है, सेव फाइल एज कर देते हैं, पहली बार सेव कर रहे हैं तो सेव फाइल एज। अब ये कहां पर सेव हो रहा है, उसी फाइल में हो रहा है, उसी फोल्डर में हो रहा है, प्रोग्राम्स फॉर जॉवेट में ही हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम सेव करना है मुझे फाइल को, तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि आपने फंक्शन का जो नाम दिया है, यानी आपने नंदी नाम दिया है, तो फाइल का नाम आपको नंदी ही देना है। ऑक्टेव जो सर्च करता है वो फंक्शन के नाम से सर्च करता है फाइल को। ठीक है, तो जो फंक्शन का नाम होगा और जिस नाम से आप सेव कर रहे हैं वो बिल्कुल हूबहू सेम होने चाहिए, अदरवाइज आपके फंक्शन में, प्रोग्राम में एरर आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शन फाइल को फंक्शन के नाम से ही सेव करना है। तो फंक्शन का नाम नंदी है, इसलिए हम इसको नंदी से सेव कर दिया है ना। सेव पे क्लिक किया, तो देखो ऊपर नंदी लिखा हुआ हमारा आ गया, nandi.m। ठीक है, अब इसकी शुरुआत फंक्शन से हो रही है, तो ये फंक्शन है, नंदी एक फंक्शन है, फंक्शन बन चुका है। ठीक है, अच्छा फंक्शन को रन नहीं करते यहाँ से, है ना, फंक्शन को सिर्फ सेव कर दिया है। अब हम एक नई फाइल बनाते हैं, या फाइल नहीं बनाते, हम इस फंक्शन को कमांड विंडो से ही चेक कर लेते हैं, मान लो। तो देखिए हम कमांड विंडो में आए, ठीक है, और हमें चेक करना है फंक्शन को कि नंदी नाम का फंक्शन सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो मैंने लिखा नंदी ब्रैकेट, मान लीजिए पहली नंबर 56 है, दूसरी नंबर 45 है, नंदी 56 45, पहला आर्गुमेंट 56, दूसरा आर्गुमेंट 45। तो जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, है ना, जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तो क्या होगा, ऑक्टेव इस फंक्शन फाइल को सर्च करेगा, उसे ये फाइल मिल जाएगी। फाइल मिलते ही वो देखेगा n1 की वैल्यू कितनी ले लेगा, 56 ले लेगा अपने आप, n2 की वैल्यू 45 ले लेगा, 56 का स्क्वायर करेगा, 45 का क्यूब करेगा, और f में उसको स्टोर करके आपको आंसर दे देगा। तो चलिए चेक करते हैं क्या ये आंसर दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो ये तो आंसर नहीं दे रहा है ना, एरर आ रही है। देखो क्या एरर आ रही है, वार्निंग फंक्शन नंदी डिफाइंड विद इन स्क्रिप्ट फाइल दी जॉबेक प्रोग्राम्स फॉर जॉबेक nandi.m, invalid call to script दी जॉबेक प्रोग्राम फॉर जॉबेक nandi.m called from नंदी। ठीक है, और आंसर भी नहीं आया। तो एक बार यहाँ पे अपनी कोडिंग चेक करें, रन करके देख लो ना सर, इसे हैं रन करके देख लो। किसको रन करें, फंक्शन को? हाँ सर। हाँ, तो फंक्शन को ही तो रन किया है। जब फंक्शन को हमने लिखा है नंदी 56 45, तो ये फंक्शन रन ही तो हो रहा है। नहीं सर, स्क्रिप्ट एडिटर में तो किया नहीं है ना। हाँ, एडिटर में भले नहीं किया है ना, अभी काम करेगा, लेट सी इट, है ना। हो सकता है कभी कभी कीवर्ड कॉमन हो जाते हैं, लेकिन नंदी तो कीवर्ड कॉमन नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है ऑक्टेव ने तो नहीं पहले से बना रखा होगा बाय डिफॉल्ट, है ना। फिर भी एक बार इसकी हम कोडिंग को जरा सा वेरीफाई करते हैं। हमने 2 आर्गुमेंट दिए हैं, ठीक है, एफ हमारा आउटपुट है फंक्शन, और एंड हमने किया है। ठीक है, अब हम मान लीजिए एक नई स्क्रिप्ट ले लें यहाँ पे, ठीक है, और इसमें हमने लिखा क्लियर ऑल
उसके बाद हमें लिखा CLC, और इस स्क्रिप्ट के अंदर हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं, है ना। अभी हमने कमांड विंडो से किया था, काम तो दोनों जगह से करना चाहिए। अभी यहाँ से ट्राई करते हैं, NANDI, आर्गुमेंट मान लो हमने दे दिए 56,45, ठीक है, 2 आर्गुमेंट्स हमने दे दिए और ये फंक्शन कॉल हो गया। बस इतनी ही कोडिंग रखते हैं, है ना। मान लीजिए इस फाइल को हम रन करें, रन करेगा तो पहले हमसे सेव करवाएगा फाइल, ठीक है, फाइल को सेव कर देते हैं, है ना। लेट द नेम ऑफ दिस फाइल इज डेमो ऑफ फंक्शन, नेम ऑफ द फाइल इज डेमो ऑफ फंक्शन, यही मैंने नाम रख दिया। चलिए मैंने इसे सेव किया, ठीक है। सेव होने के बाद ये फाइल रन हुई होगी, तो रन होने पर कमांड विंडो में वही चीजें आ रही हैं ना, फंक्शन नंदी डिफाइंड विद इन द स्क्रिप्ट, कॉल्ड फ्रॉम डेमो ऑफ फंक्शन, ठीक है। डेमो फंक्शन हमारी फाइल थी, वहां से कॉल किया। लाइन नंबर 3 कॉलम नंबर 1, ठीक है, लाइन नंबर 3 में ही थे हम कोडिंग में और कॉलम नंबर 1 पर ही थे, है ना। और इनवैलिड कॉल टू स्क्रिप्ट nandi.n called from nandi demo function at line number 3 column number 1, okay। तो इससे इस नाम में हो सकता है कोई दिक्कत हो, तो एक बार हम नाम चेंज कर लेते हैं। यहाँ हमने दिया है NANDI और यहाँ पर भी NANDI ही दिया है। चलिए हम इसको थोड़ा सा नाम उसका दे देते हैं फिलहाल, सपोज इसका नाम हमने दे दिया RAJ, ठीक है, और इसको हमने सेव एज कर दिया RAJK, और इसे हमने सेव कर दिया इसी फाइल में। तो वाली फाइल में आए, यहाँ हमने कॉल किया ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं नाम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि उसमें एरर है तो इसमें भी आनी चाहिए। सो लेट मी चेक जस्ट, नाम वाली प्रॉब्लम नहीं है, नाम वाली प्रॉब्लम नहीं है, कोई और ही प्रॉब्लम है। चलिए कोई नहीं, अभी हम एक बना हुआ फंक्शन खोलते हैं आपके सामने, है ना। आप लोग ध्यान से देखना कि क्या एरर हो सकती है। जैसे देखो ये ad.m, इस फाइल को मैं खोल रहा हूँ, ad.m आपको दिख रही होगी, इधर फाइल ब्राउजर में देखिए ad.m, हाँ दिख रही है ना। इस फाइल को मैं खोल रहा हूँ, यस, इस फाइल की कोडिंग विजिबल है आपको? यस सर। ओके, तो इस फाइल में देखो फंक्शन S1 S2, है ना, S1 S2, यानी कि ये 2 आउटपुट हैं S1 और S2। AD फंक्शन का नाम है, A और B 2 आर्गुमेंट है। सर हमने तो सर एक ही आउटपुट लिया है ना, F। हाँ कोई बात नहीं, 1 या 2 से 3 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो तो फंक्शन काम करेगा, तो काम करेगा निश्चित रूप से ना। अभी हो सकता है कि हमने फंक्शन के बाद F नाम जो दिया हो और F कहीं कीवर्ड हो, तो उसको चेंज करने से फंक्शन चल जाएगा, है ना। 1 आउटपुट, 2 आउटपुट, 3 आउटपुट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फंक्शन का कीवर्ड देखो, यदि ये फंक्शन चल रहा होगा तो वो फंक्शन भी चलना चाहिए। तो फंक्शन S1 S2 आर द आउटपुट्स, A and B आर द इनपुट्स। तो यहाँ पर S1 इक्वल टू A स्क्वायर, S2 इक्वल टू B स्क्वायर, ठीक है। अब इस फंक्शन को मैं कमांड विंडो से चलाता हूँ, तो चलाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, AD ब्रैकेट में इनपुट देने पड़ेंगे।
तो मैंने लिखा AD नेम ऑफ द फंक्शन, और मान लीजिए मैंने दे दिया 56,45। देखें, यस दिस ये फंक्शन तो काम कर रहा है ना, AD 56,45। S1 is A dot square, S2 is B dot square, and X. चलिए फंक्शन पे आ जाते हैं वापस। हमारे फंक्शन का नाम था RAJK। अब यहाँ पर हम F की जगह पर मान लीजिए कुछ और नाम देते हैं। सपोज मैंने दे दिया OUT, है ना, OUT दे दिया, और इस मैंने चेंज कर दिया OT। अब मैंने इसे कर दिया सेव, है ना, फंक्शन को सेव तो करना ही है, जो भी चेंजेस है। कमांड चला के देखते हैं। इस मैटर को फिलहाल हम करते हैं फिलहाल क्लोज। इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। दैट वी डिस्कस यू इन द नेक्स्ट क्लास। कल की क्लास में बताएंगे इसको, है ना। अभी सिर्फ आप इतना ही जान लीजिए कि फंक्शन बनाने में हमें कुछ आउटपुट देने पड़ेंगे, कुछ इनपुट देने पड़ेंगे। फंक्शन का नाम होगा, उसके अंदर हम जो भी कोडिंग करते हैं वो कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट में आता हूँ, मैं थोड़ी सी बात करता हूँ एक्सपोनेंशियल डेटा पर। तो मान लीजिए कि मैं कुछ डेटा जनरेट करना चाहता हूँ, आई वांट टू जनरेट सम डेटा, और वो डेटा कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म का होना चाहिए, है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो, आई विल राइट EXP RND, सो एक्सपोनेंशियल रैंडम नंबर्स, ठीक है, और वो जो भी वैल्यू जनरेट हो उनका एक मीन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में उसका एक मीन होगा। तो मान लेते हैं कि वो मीन जो है वो 6 है। तो EXP RND ब्रैकेट 6, मैंने इसे क्लोज कर दिया। तो एक ऐसी रैंडम नंबर जनरेट होनी चाहिए जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करती हो। तो आ रहा है 4.8025। तो ऐसा करने से इसने हमें एक ऐसी रैंडम नंबर दी जो किसी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करती हो। अब मान लो इसी कमांड को मैं ऐसे लिखता 6,3, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि मेन तो 6 ही है, लेकिन जो रैंडम नंबर है वो 3x3 के मैट्रिक्स में जनरेट होनी चाहिए। ये एंटर प्रेस करने से मुझे 3x3 के मैट्रिक्स में 9 रैंडम नंबर्स मिली, और ये 9 की 9 एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करती है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसी कमांड को ऐसे लिखूं 1,100। तो ये मतलब है कि मीन तो 6 है और मैट्रिक्स का साइज है 1/100, तो मुझे 100 रैंडम नंबर्स मिल जाएंगे, 97 to 100। ऊपर से देखेंगे तो 1 से लेके 100 नंबर्स मिल गए, कॉलम 1 to 6, 7 to 12, तो यू आर गेटिंग 100 रैंडम नंबर्स। अब ये जो रैंडम नंबर जनरेट हुई हैं, इन रैंडम नंबर्स का मीन कितना होना चाहिए? कितना दिया हमने मीन? 6। तो हम जरा चेक करते हैं कि क्या इनका मीन 6 आ रहा है। लेट मी चेक। तो मैं कमांड विंडो पे आया, ठीक है, मैं वेरिएबल में स्टोर करता हूं, लेट द वेरिएबल नेम इज w, सो w इक्वल टू EXP RND 6 1,100, है ना, 100 जगह 100 ही रहने देते हैं। ये जनरेट हो गई। अब w का मीन मुझे निकालना है, तो मीन निकालने के लिए क्या कमांड है? मीन ऑफ w।
mean of W. Press enter. What is the answer? 8.6495. मीन कितना आ रहा है? छह के हिसाब से जनरेट करी थी, मीन तो 8.64 आ रहा है ना? मीन तो 8.64 आ रहा है। अब देखिए उसी कमांड को हमने मीन 6 ही है, वैल्यूज 100 की जगह 1000 कर दी, 1000 वैल्यू जनरेट हुई। अब हमने मीन निकाला उसी वेरिएबल का, है ना? मीन निकाला, मीन ऑफ W। व्हाट इज द आंसर? 5.67। तो जो आंसर पहले 8 पॉइंट समथिंग आ रहा था, अब 5.651, मतलब 5 के लगभग पास तो नहीं है अभी, लेकिन अभी भी बहुत एरर है। पहले तो बहुत काफी ज्यादा एरर थी। मीन 6 होना चाहिए था, 8 पॉइंट समथिंग आ रहा था, अब मीन 6 होना चाहिए और मीन 5.6705 आ रहा है। ठीक है, अब इसी कमांड को 1000 डाटा की जगह यदि हम 10,000 डाटा पे ट्राई करें, 6,10,000, नाउ इट इज ए ह्यूज डाटा। अब मान लीजिए आप इसका मीन निकालना चाहते हैं, व्हाट इज द आंसर? 6.0286। तो आप 6 के और नजदीक पहुंच गए, है ना? आप 6 के और भी ज्यादा नजदीक पहुंचते हैं। मतलब अब ये जो डाटा जनरेट हुआ है ना, देखो कम डाटा पे तो आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी, है ना? मान लीजिए आप कहें कि मैं तो केवल 10 ही डाटा जनरेट कर रहा हूँ, 100 ही डाटा जनरेट कर रहा हूँ, तो आपकी एक्यूरेसी उतनी नहीं होगी। When you will work in data analytics for the huge number of 10,000 एक sufficient डाटा है, तो आपको sufficient रिजल्ट भी मिल रहा है 6.0286। मान लीजिए इसी काम को 10,000 की जगह एक जीरो और बढ़ा देते हैं, दिस इज द आंसर, है ना? 1 लाख डाटा ये लिखता चला जा रहा है ना? थोड़ा टाइम लेगा, है? मैं चाहता तो सेमी कोलन लगा सकता था तो जल्दी हो जाता काम, है ना? तो अभी मैं प्रोग्राम को यदि टर्मिनेट करना चाहूँ तो मुझे क्या दबाना पड़ेगा? कोई भी बता दे। यदि मुझे प्रोग्राम बीच में रोकना है, ये कमांड रोकनी है, तो क्या दबाना पड़ेगा? कंट्रोल सी। कंट्रोल सी, टर्मिनेशन कमांड। तो ये तो जनरेट पूरा चल चुका है ना? 1 लाख डाटा इसने जनरेट कर दिया है। अब यदि इसका हम मीन निकालते हैं, व्हाट इज द आंसर? 5.97। देखो पहले 6.02 आया, अब 5.9725 आ गया, तो है तो 6 के आसपास ही। तो 10,000 पे काम किया तब भी उतनी एक्यूरेसी है, और 1 लाख पे काम किया तब भी लगभग उतनी ही एक्यूरेसी है। एक प्लस साइड है, एक माइनस साइड है। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही ज्यादा बढ़ाते जाओगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी, सफिशिएंट अमाउंट तक बढ़ेगी और उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगी या फिर उतनी ही रहेगी थोड़े बहुत फ्लक्चुएशन के साथ। ठीक है, अब मान लो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये जो डाटा जनरेट हुआ है ना, कि ये डाटा एक्सपोनेंशियल शेप का है या नहीं, एक्सपोनेंशियल शेप का है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा, देखो व्हाट आई विल डू। अब मैं 10,000 डाटा पे काम करता हूँ, है ना? तो 10,000 डाटा पे तो एक जीरो कम कर देता हूँ, है ना? 10,000। अब इस 10,000 डाटा का मान लीजिए मैं हिस्टोग्राफ खींचना चाहता हूँ, हिस्टोग्राफ। ठीक है, आई वांट टू ड्रॉ द हिस्टोग्राफ। तो मैंने क्या किया, हिस्ट कमांड चलाई। कौन सी वैल्यू पे कमांड चलेगी? ये मेरा वेरिएबल कौन है? W। ये पूरी 10,000 वैल्यूज जो हैं ये कहां पर स्टोर्ड है? W में। तो आई वांट टू मेक द हिस्टोग्राफ ऑफ W, हिस्टोग्राफ ऑफ W। प्रेस एंटर। देखिए आपको एक फिगर दिख रही है, फिगर 1? यस और नो? नहीं दिख रही सर। नहीं दिख रही है क्या? हाँ, फिगर इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि अलग विंडो में खुल दिया। मैं न्यू शेयर से उसको शेयर करता हूँ, आई एम शेयरिंग इट बाय न्यू शेयर। दिख रही होगी शायद आपको। यस सर। हाँ, तो अब इस फिगर को देखिए, हिस्टोग्राम जो बना है, तो उस 10,000 डाटा में से अब ये इसने वैल्यूज ली हैं 0, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें 0 से लेके 5 के बीच में करीब करीब 5,500 वैल्यूज हैं। जो 10,000 का डाटा है उसमें 10,000 में से 5,500 वैल्यूज जो है वो 0 से 5 के बीच में लाई करती हैं। बिटवीन 5 to 10 करीब 2,500 वैल्यूज लाई करती हैं।
1000 वैल्यूज 10 से 15 के बीच में है, 15 से 20 के बीच में करीब करीब 700 वैल्यूज हैं, और फिर ऐसे ही कुछ वैल्यूज 20 से 25 के बीच में है ना। फिर ये आगे लगभग बहुत कम हो गई हैं वैल्यूज, है ना, बहुत कम वैल्यूज हो गई। तो इस डाटा को यदि आप देखें तो ये डाटा एक्सपोनेंशियल शेप का ही डाटा है, मतलब इस तरह का यदि हिस्टोग्राम बनता है तो वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये डाटा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब ये यूजफुल कैसे है आपके पास, मान लीजिए यू आर वर्किंग समवेयर, है ना, कहीं से आपको कोई डाटा मिलता है, किसी प्रोसेस का डाटा है। अब आप आवाज नहीं आ रही सर। सर चलेगा क्या? भाई सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है उनके यहाँ। am I audible now? यस सर। ओके ओके, कुछ नेट डिस्कनेक्ट हुआ था, शेयर कर देता हूँ। हमारी क्या बात चल रही थी, हम ऑक्टेव विंडो में थे और वी आर वर्किंग ऑन द हिस्टोग्राम की बात चल रही थी। सर तो हाँ यस सर, वो फंक्शन वाला जो आपने बताया था वो रन कर गया सर मेरे में तो। कर गया उसी कमांड से। हाँ सर, उसी से चला जैसा आपने बताया था। हाँ तो हो सकता है, तो वही मैं कह रहा था कि कंसेप्ट तो बिल्कुल ठीक है ना, नहीं चल रहा है ये देखना। फिर लास्ट में हम एंड लिखते हैं, उसमें अगर हम एंड फंक्शन लिखें तो सर एक बार उसे शायद रन करके देख लीजिए, उसी में एडिटर में मैंने पहले रन किया है उसी के अंदर, तब उसे फंक्शन को कॉल की थी कमांड विंडो में जाके, तो वो चल गया। चल गया था, है ना। हाँ हो सकता है चल जाए, क्योंकि जैसे मैंने, मेरे फंक्शन का नाम क्या था, RAJK था ना, है ना। अभी चला के देख लेते हैं, अन्यथा इसको मैं कल आपको एक्सप्लेन करूंगा। कोई छोटी सी कोई डायरेक्टरी की प्रॉब्लम हो रही है। सर वेरिएबल का नेम अगर कॉमन पड़ जाता है दिक्कत होती है। मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रही, हो सकता है कि मे भी कुछ भी है, तो कल देखेंगे इसको, है ना। ठीक है सर। इट इज फाइन, सिंटेक्स वही है, आप उसको प्रैक्टिस करिए और कल जब आप स्क्रीन शेयर करूंगा मैं आपको,
तो आप चला के दिखाइएगा मुझे। ओके, तो ये मैंने आपको हिस्टोग्राफ बना के दिखा दिया। अब मैं सीएलसी कर लेता हूँ, मेरी बात एक्सपोनेंशियल डाटा पे हो चुकी है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा पर, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा पर। तो ये मैंने कर दिया सीएलसी, है ना, सारे वेरिएबल सपोज मैंने क्लियर। अब मान लीजिए अभी मैंने 10,000 डाटा जनरेट किया था, किस नेचर का डाटा था वो, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा, है ना। नाउ आई वांट टू जनरेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, नॉर्म आरएनडी, आरएनडी फॉर रैंडम नंबर, नॉर्म फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखना आसान है। वो ईएक्सपी आरएनडी था, ये नॉर्म आरएनडी है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक होती है उसका मीन और एक होता है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की केवल एक ही प्रॉपर्टी होती है, दैट इज मीन, है ना। एक्सपोनेंशियल डाटा को केवल मीन की हेल्प से जनरेट किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा के लिए दो पैरामीटर रिक्वायर्ड होते हैं, एक मीन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मान लीजिए कि मैंने मीन ले लिया 7 और स्टैंडर्ड डेविएशन मान लो मैंने ले लिया 2, है ना, या ले लिया 3। तो नॉर्म आरएनडी 7,3। इसमें फर्स्ट वैल्यू इज द मीन, सेकंड वैल्यू इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 7,3 मैंने जनरेट किया। तो कितनी वैल्यू जनरेट होंगी, मैंने तो कुछ बताया नहीं कितनी वैल्यू जनरेट होंगी। तो इट विल जनरेट ओनली वन वैल्यू, सो द आंसर इज 8.2106, ठीक है। सपोज आई वांट टू जनरेट 2 वैल्यूज, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमा 1, कॉमा 2, है ना, 1 रो एंड 2 कॉलम्स। तो इट विल जनरेट 2 वैल्यूज। यदि मैं 2 की जगह 20 करता हूं, इट विल जनरेट 20 वैल्यूज ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नेचर, ठीक है। एंड इफ आई डू इट फॉर 10,000, ठीक है, 10,000 1, 2, तो इट विल जनरेट 10,000 वैल्यूज, ठीक है। 10,000 वैल्यूज स्क्रीन पर ही दिखाई दे रही हैं, बताओ क्यों, सप्रेस कर दिया, बिकॉज सप्रेस कर दिया है ना, मैंने सेमीकोलन लगा दिया है। वेरी गुड, ये पीछे मैंने सेमीकोलन लगा दिया, इसलिए सप्रेस हो गया आउटपुट, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे 1 लाख लिखने पे 10 लाख लिखने पे बहुत टाइम लग रहा था ना, ये देखो मैं 2 जीरो और बढ़ा दिया, है ना। अब इसको लिखने में मान लो इसका नाम दे देते हैं वेरिएबल का कुछ, है ना। मान लीजिए इस वेरिएबल का नाम दे देते हैं u इक्वल टू दिस मच, नॉर्म आरएनडी 731, 10 लाख डाटा है, 10 लाख 1 मिलियन डाटा है ना। 1 मिलियन डाटा को तो बहुत टाइम लेगा, पर मैंने सप्रेस किया हुआ है, तो सप्रेस होने पे टाइम नहीं लिया। देखो u इक्वल टू सीधे सीधे आंसर आ गया, वर्क स्पेस में देखो तुरंत बन गया वेरिएबल, ठीक है। अब मान लीजिए, एक सेकंड होल्ड करिएगा, हाँ हाँ, कौन है, अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी, हाँ हाँ, तो एक सेकंड मैं, अच्छा 1 मिनट, अच्छा। तो ऐसा ना, मेरी भी क्लास चल रही है, मैं थोड़ी देर में मिलाता हूँ, है ना। हाँ, अभी उनको रोक के रखना, है ना। हाँ ठीक। तो नॉर्म आरएनडी 7,3,1, 10 लाख। अब मान लो ये डाटा स्क्रीन पे तो नहीं दिख रहा, लेकिन मेमोरी में तो आ ही गया। तो मान लीजिए इसका मीन निकालना चाहते हैं हम, तो मीन कॉमा यू, बताओ कितना आंसर आना चाहिए। हमने मीन कितना दिया है, 7, तो 7 के आसपास ही आंसर आना चाहिए, 6.99 आना चाहिए या 7.01 कुछ आना चाहिए। 6.999 इज द आंसर। तो मीन इज करेक्ट, है ना, मीन इज करेक्ट। अब मान लीजिए स्टैंडर्ड डिविएशन भी चेक कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए क्या कमांड होती है, एनीवन, std, एसटीडी, yes, std is the command for finding the standard deviation। और आप स्टैंडर्ड डिविएशन किसका निकालना चाहते हो, u का। u is the variable which contains 1 million variables, 10 लाख वैल्यूज हैं जिसके अंदर 10 लाख डेटा है ना। यू आर वर्किंग ऑन द 10 लाख डेटा, 10 लाख पीस ऑफ डेटा। सो स्टैंडर्ड डिविएशन, इफ यू प्रेस एंटर,
then the answer is 2.999, है ना, आपने कितना दिया था 3, तो सही डाटा जनरेट हुआ है। अब मान लीजिए इस डाटा का नेचर देखना चाहते हो कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं वास्तव में, तो मानो मैंने इसका हिस्टोग्राफ खींचा, सो हिस्टोग्राफ ऑफ यू, है ना, यू आर ड्राइंग द हिस्टोग्राफ ऑफ यू, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। यस, फिगर इज विजिबल, आपको नहीं दिख रही होगी, न्यू शेयर कर देता हूं, हाँ न्यू शेयर कर देता हूँ। न्यू शेयर करने पे आपको फिगर अब दिख रही है, सर यस फिगर इज विजिबल, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ ऐसे ही होता है ना, बेल शेप में, ये देखो इसका मिड पॉइंट लो, इसका मिड पॉइंट लो, हर रेक्टेंगल का मिड पॉइंट ले लो, और मिड पॉइंट लेने के बाद एक ग्राफ खींचो, तो आपको एक बेल शेप ग्राफ नजर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। तो इस ग्राफ को देखकर ही आपको पता चल रहा है कि ये एक नॉर्मल, ये डेटा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को बिलोंग करता है। अब देखो यहाँ पे क्या स्केल है आपका, इसका मीन कितना था 6, तो देखो ये बीच में मीन, यहाँ पे कहीं मीन आएगा, है ना, ये 0 है, 0 से 5 है, तो इसका 6 करीब यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें 0 के बाद ये वैल्यू, तो इस वाले रेक्टेंगल में, फर्स्ट रेक्टेंगल में काफी कम डेटा है, दूसरे रेक्टेंगल में करीब करीब 10 और 20 यानी कि 15,000 के आसपास डेटा है, 15,000 वैल्यूज हैं, है ना। थर्ड वाले रेक्टेंगल में करीब करीब लगा लीजिए 36,000 वैल्यूज हैं, 3,60,000 वैल्यूज हैं, 3,60,000 एंड सो ऑन, है ना। इस तरह से काफी सारी वैल्यूज हैं, और सब सारी वैल्यूज का यदि टोटल करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1 मिलियन, है ना। आप इस रेक्टेंगल का वैल्यू, सारे रेक्टेंगल की वैल्यूज का टोटल करेंगे, देन यू विल फाइंड 1 मिलियन वैल्यूज। सो दिस डाटा बिलोंग्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आज हमने केवल डाटा का हिस्टोग्राफ खींचा है ना। कल की क्लास में हम इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी ड्रॉ करेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो यदि आप हिस्टोग्राफ खींचते हैं और इस तरह का डाटा आता है, देन यू कैन कंफर्म द डाटा बिलोंग्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब मैं वापस आ रहा हूं अपनी, एक ऑक्टेव विंडो पे ही रहते हैं, है ना, ऑक्टेव विंडो पर ही है, ऑक्टेव विंडो, ऑक्टेव विंडो। तो मैं दोबारा से CLC कर लेता हूँ, मैंने CLC कर लिया, स्क्रीन क्लियर हो गई, है ना, वेरिएबल भी क्लियर हो गया, फोन बट प्लीज जरा होल्ड करिएगा 1 सेकंड। यस, चलिए एक चीज और मैं डिस्कस कर लूं। मैंने आपसे अभी डिस्कस किया है, एक तो एक्सपोनेंशियल रैंडम नंबर्स डेटा के बारे में और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं बात कर रहा हूँ EZ प्लॉट। EZ प्लॉट, EZ प्लॉट इज आल्सो वेरी हेल्पफुल। EZ प्लॉट, अच्छा एक चीज और, यदि आपके कमांड विंडो पर EXP RND काम ना कर रही हो, है ना, EXP RND यदि काम नहीं कर रही हो आपकी कमांड विंडो में, तो आपको ये करना है PKG लोड करना है, पैकेज लोड स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का पैकेज है, पैकेज लोड स्टैटिस्टिक्स, तो आप एक्टिवेट करिए, तो फिर आपके में वो सारी कमांड्स वर्क करने लग जाएंगी। आवाज आ रही है ना आप सबको? यस सर।
ये आप कर लेना। यदि EXP R&D और नॉर्म R&D ना काम करें तो ये पैकेज लोड स्टैटिस्टिक्स कर लेना। तो मेरे में पहले से हो रखा था इसलिए सारी कमांड्स चल गई है ना, आपके में नहीं चलेंगी तो आप ये कर लें। अब मैं आता हूँ EZ प्लॉट पर। EZ प्लॉट तो इन दिस EZ प्लॉट मान लीजिए कि मैं सर्किल प्लॉट करना चाहता हूं, तो सर्किल की इक्वेशन क्या है, x पावर 2 है ना, x पावर 2 प्लस y पावर 2, x पावर 2 प्लस y पावर 2 माइनस 25। मान लीजिए सर्किल की रेडियस 5 है तो 25 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। और इस पूरी इक्वेशन को आपको कॉमा के अंदर करना है बंद। टेक्स्ट ध्यान से समझना। EZ plot x square plus y square minus 25. So this is the equation of the circle. You want to see the nature of the graph. मान लीजिए कोई भी फंक्शन आपने डाल दिया और उसका नेचर आपको देखना है। तो x square plus y square minus 25, ठीक है, पुट करते हैं इसको। क्या रहा लिखा हुआ, वार्निंग, इनलाइन इज ऑब्सोलीट। और क्या लिखा रहा है, यूज एनॉर्मस फंक्शंस इन सीट स्ट्रीट x square plus y square minus 20। एक स्ट्रेट लाइन दे देते हैं, y माइनस 4x, y इक्वल टू 4x प्लस 5 माइनस 5। मान लीजिए ये इक्वेशन है, y इक्वल टू 4x प्लस 5 y माइनस 4x माइनस। अब देखो हमने x तो डिफाइन किया नहीं है ना, लेकिन EZ प्लॉट में इट विल नॉट डिमांड द x। EZ प्लॉट आपको किसी x की किसी y की डिमांड नहीं करेगा, ये तो आपको सीधा सीधा उसका नेचर दिखा देगा कि शेप ऐसा जा रहा है, पैराबोला के फॉर्म में जा रहा है या स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में जा रहा है या कोई साइन कर्व बन रहा है। y माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, है ना। ये मैंने रन किया तो ये तो रन कर गया। रन करने पर हमारी स्ट्रेट लाइन भी बन चुकी है। यस, तो मैं न्यू शेयर से आपको दिखाता हूँ इस स्ट्रेट लाइन को। न्यू शेयर से देखिए आप लोग, बताइए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन? स्ट्रेट लाइन इज विजिबल? यस सर। यस, ऊपर देखिए टाइटल में क्या लिखा हुआ है, y माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। यही मैंने इक्वेशन दी थी, y माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0। यही हमारी इक्वेशन थी। प्लॉट से देखो क्या फायदा हुआ कि आपने ना तो x को डिफाइन किया, है ना। जनरली हम प्लॉट करते थे तो क्या करते थे, पहले x को डिफाइन करते थे, x के अंदर कुछ पॉइंट्स बनाते थे, है ना, फिर y कैलकुलेट करते थे, फिर x और y को प्लॉट करते थे, तब ग्राफ बनता था, है ना। EZ प्लॉट आपको ये फैसिलिटी दे रहा है कि आप किसी फंक्शन को प्लॉट कर सकते हो। और किस रेंज में प्लॉट करता है ये देखो, -2π। ये जो लेफ्ट साइड में लिमिट देख रहे हैं आप, ये -2π 6.28, -2π का मतलब होता है 6.28, और इधर +2π यानी कि +6.28। तो इसका एक रीजन होता है प्लॉट करने का, वो -6.28 से लेके +6.28 के बीच में। इसने आपको अभी स्ट्रेट लाइन एक प्लॉट करके दे दी है, ठीक है। अब मान लीजिए हम वापस आ जाते हैं ऑक्टेव विंडो में, इसको स्टॉप शेयर कर देते हैं और ऑक्टेव विंडो दोबारा से शेयर कर देते हैं, ठीक है। अब इसी कमांड को हम दोबारा से चलाते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिखा y पावर 2 माइनस 4
हेलो, यस इंटू एक्स। बताओ वाई स्क्वायर माइनस 4x ये किसकी इक्वेशन है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। सर ये पैराबोला। It is the equation of parabola. Very good. It is the equation of parabola. तो इस कमांड को यदि हम एग्जीक्यूट करें तो एक पैराबोला टाइप की शेप नजर आनी चाहिए। देखते हैं फिगर में। यस, फिगर इज शोइंग द पैराबोला, है ना। मैं आपको न्यू शेयर से जरा शेयर कर देता हूँ। यस, चेक करिए। वाई स्क्वायर माइनस 4x इज द टाइटल। इसका जो फोकस है that is 0 0, the shape is parabola, correct है। y square minus 4x to 0, so ez plot is also very useful। तो इसी तरह से आप और फंक्शंस का भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन ये सर्किल पे क्यों नहीं काम किया था? सर्किल पे काम करना चाहिए। लेट मी ट्राई वंस अगेन, है ना। तो मैं ऑक्टेव विंडो फिर से शेयर कर रहा हूँ। आई हैव शेयर्ड द ऑक्टेव विंडो एंड तो इस प्लॉट, इस लाइन को मान लीजिए मैं सर्किल वाले प्लॉट से करूं ट्राई। सर्किल में क्या था? x डॉट पावर 2 प्लस y डॉट पावर 2 माइनस 25, ऐसा है। यस, सर्किल बन रहा है। तो डॉट की प्रॉब्लम थी, है ना, हम वहाँ डॉट नहीं लगा रहे थे। तो मैं इसको जरा न्यू शेयर करता हूँ आपको। यस, सर्किल इज विजिबल टू यू। और टाइटल भी देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस। फिर पहले क्यों नहीं शो कर रहा? पहले देखो डॉट नहीं लगाया था हमने, है ना। मैं ऑक्टेव विंडो शो करता हूँ। पर सर डॉट से क्या मतलब है? हमारा तो सर्कल में हम कोई वेक्टर थोड़ी ना यूज कर रहे हैं। पैराबोला में भी हमने डॉट नहीं लगा। देखो मैं विंडो चेक करता हूँ जरा। काम करना चाहिए दोनों केस में, है ना। डॉट लगाने पे भी और बिना डॉट लगाने पे भी करना चाहिए। लेकिन अभी इसने यहाँ पर, मैं एक बार फिर से बिना डॉट के ट्राई। डॉट यदि मैं हटा दूं यहाँ से, ये डॉट मैंने, ये डॉट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 और क्या देखो सर्किल बन गया। मैं आपको दिखाता हूँ न्यू शेयर से। न्यू शेयर बन गया। तो देखो सेम कमांड थी। आपको वापस आ रहा हूँ विंडो पर, ठीक है। ये देखो इस कमांड में और इस कमांड में कोई अंतर थोड़ी था। x पावर 2 प्लस y पावर 2 माइनस 25 और warning inline is obsolete, use enormous functions instead। यहाँ इसने वार्निंग दी थी सेम कमांड पर। और अभी हो सकता है कि ये पैकेज लोड किया है हमने बीच में, तो शायद उसकी वजह से कोई एरर आ गई, है ना। देखो कोई एरर नहीं है, द फंक्शन इज सेम। तो आप डॉट लगाएंगे और नहीं लगाएंगे, दोनों केस में आपका आंसर आ जाएगा। मान लीजिए हम साइन एक्स तक खींच के देखें। हाँ, सर मैं अपना यहाँ पर चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ ऑक्टेव पे, पर लेकिन मेरा फंक्शन आ ही नहीं रहा है। मैंने लोड करने की कोशिश की पैकेज पर, लेकिन वो हो ही नहीं फाइल रहा पे है। कर रहे हैं या उस पे कर रहे हैं? लैपटॉप पे। लैपटॉप पे सर, अभी मैंने लैपटॉप चालू कर लिया है। लैपटॉप कर लिया ना, तो आपने लिखा ईजेड प्लॉट, उसके बाद क्या लिखा है आपने? सर मैंने वो जेड प्लॉट है ये। हाँ जेड है। आपने जेड नहीं लिखा है शायद, है ना। एक्स लिख दिया वो। हाँ, ई एक्स प्लॉट में लिख के आप ई जेड प्लॉट लिखे। ई जेड, जेड फॉर जेब्रा। सो साइन एक्स को देखते हैं करके प्लॉट, ठीक है। ई जेड प्लॉट साइन एक्स, ई जेड प्लॉट साइन एक्स, और इसको ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। ई जेड प्लॉट साइन एंटर। यस, साइन वन फंक्शन बन चुका है। आते हैं न्यू शेयर करके। सर अब की बार किया तो जेड प्लॉट एक्स माइनस वाई लिखा मैंने। देखिए साइन एक्स का ग्राफ अभी बात करते हैं। साइन एक्स का ग्राफ नजर आ रहा है आपको?
साइन एक्स इज विजिबल, और टाइटल भी देख लीजिए साइन एक्स आ रहा है ना, दिख रहा होगा सभी को। हाँ सर दिख रहा है। बस ठीक है ना, तो इजेड प्लॉट काफी एक्सरसाइज हो चुकी है। अब आप बताइए आपने क्या लिखा है, x माइनस वाई लिखा है आपने, सर हाँ, तो वार्निंग इनलाइन इज ऑब्सोल्यूट वाला एरर आ रहा है मेरे में। और उसमें x माइनस वाई में वो कॉमा लगा दिया है दोनों तरफ। हाँ लगा दिया सर। मैं एक बार लिख के देखता हूँ, इजेड प्लॉट आपने ऐसे ही लिखा होगा, इजेड प्लॉट, और कॉमा के अंदर आपने लिखा होगा x माइनस वाई, ये लिखा होगा है ना। यस सर। x माइनस वाई, ये लिखा होगा ना। तो देखो x माइनस वाई में x हो गया एक तरह से, है ना। तो y इक्वल टू x की जो लाइन होगी वो ओरिजिन से पास होगी, है ना, और 45 डिग्री एंगल पे जाएगी। तो इसमें एक स्ट्रेट प्लॉट होनी चाहिए, क्यों? हो गया सर, हाँ स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो गई। वो एक्चुअली गई सर ना? पहले बार में जब इजेड प्लॉट यूज करो तो हाँ, तो देता है, तो देता है। ऑब्सोल्यूट वाला दे यस रहा है। सर, यस सर, मेरे में भी यहाँ पर भी ऑब्सोल्यूट दे देखो, रहा है। यहाँ पर भी देखो फर्स्ट टाइम पे ही आई हाँ है ना, लेकिन आनी भी चाहिए, मतलब है ना, फर्स्ट टाइम से क्या फर्क पड़ता है। हाँ स्ट्रेट लाइन बन गई है, यहाँ भी बन गई है मेरे सर पास, यस। स्ट्रेट लाइन बन गई है, और आप मेरे ख्याल से इजेड प्लॉट क्लियर हो गया। अब मैं वापस आ रहा हूँ अपनी पीपीटी वाली विंडो में। सो पीपीटी विंडो इज हियर। थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि व्हाट वी हैव कंप्लीटेड एंड व्हाट इज रिमेनिंग। तो क्विक रिव्यू ऑलरेडी हमने कर ही लिया था, है ना। एक सेकंड, मेरे ख्याल से फुल मोड में नहीं है ना, अब फुल मोड में होगी। यहाँ पे आ जाते हैं, क्विक रिव्यू हमने कर ही लिया था। फंक्शन क्रिएशन हमने कर ही लिया है, लेकिन हमारा फंक्शन अभी रन नहीं हुआ। फंक्शन बनाया था, एक फंक्शन बनाया था नंदी के नाम से, एक फंक्शन बनाया था हमने RAJK के नाम से, है ना। फंक्शन का सिंटेक्स हमने आपको बता दिया है ना, सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, बट ये रन नहीं हुआ। तो इसकी रनिंग को हम कल देखेंगे, है ना। कल एक बार फिर इसकी रनिंग को आपको दिखाएंगे। सर रन हो रहा है ये। अगर हम सर फंक्शन बनाने के बाद एडिटर पे पहले अगर रन करते हैं तो वो फिर आ जा रहा है, फिर हम हाँ अगर सर, कमांड विंडो में रन करें तो हो जाता है। हाँ सर, ये पहले अपने में रन करना पड़ता है सर सर एडिटर में। पहले मैंने भी आप ही की वो तरह बिना रन करके पहले किया तो नहीं चल रहा था, फिर मैंने एडिटर पे रन किया उसको, फिर किया तो चल रहा है। हाँ सर। एडिटर पे रन मतलब फाइल को, हाँ हाँ सेम प्रोग्राम बनाया है सर मैंने, वही नंदी नहीं नहीं, वाला। फंक्शन वाली फाइल को रन किया या एडिटर वाली फाइल को रन किया? सर फंक्शन वाली फाइल को सर, एडिटर की पहले एडिटर पे जो हमने जो फंक्शन सर जो बनाया है एडिटर पे है ना उसको उसी रन को। किया, हाँ वहीं पर उसी पे एडिटर पे ही। देखो आप दो फाइल बना रहे हैं, एक तो फाइल बना रहे हैं आप नंदी के नाम से जो आपकी फंक्शन फाइल है, हाँ और उसको मैंने रन कर दिया एडिटर पे जहाँ बनाई है मैंने, पहले रन उस कर दिया। फंक्शन को भी आपने रन किया, बिल्कुल, और फिर बाद में मैंने कमांड विंडो पे आके उस फंक्शन को कॉल किया। कॉल किया, हाँ तो फिर वो वर्क कर हाँ रही वो है। वर्क कर गया। यस सर। चलिए एक बार मैं वापस आ जा रहा हूँ, पहले मैं जरा सा यहाँ कंप्लीट कर दूं, फिर मैं भी वहाँ चला के देखता हूँ अभी, है ना। सो फंक्शन क्रिएशन इज ओपन वर्किंग, मतलब इसको हम भी हम देख लेंगे वापस जाके, कोडिंग तो हमारी है ही है, केवल रन करके देखते हैं कि क्या वो चल रहा है ना। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, और कल की क्लास में टोटली इसी पर डिवोट रखूंगा, है ना। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को वी विल डिस्कस इन डिटेल, है ना। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर को पर डिपेंड होगी कल की क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास होगी। डाटा एनालिटिक्स में मैंने आपको हल्का सा आइडिया दिया है एक्सपोनेंशियल डाटा का और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डाटा। इसी तरह से बीटा डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के लिए अलग अलग कमांडें होती हैं और उनके नेचर को भी हम चेक कर सकते हैं, है ना। स्टैटिस्टिक्स का पैकेज है ही है, इसको लोड करेंगे तभी आपकी एनालिटिक्स की कमांड रन करेंगी। डाटा से रिलेटेड जो भी एनालिसिस है वो स्टैटिस्टिक्स के पैकेज के बाद ही यूज होंगी, है ना। EXP RND रैंडम नंबर्स ऑफ दी नेचर डाटा
है ना। EXP PDF अभी बाकी है, ये हम तक, और PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन थोड़ा सा पढ़ के आ जाइएगा कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हिस्टोग्राफ हम यूज कर चुके हैं एक्सपोनेंशियल पर भी और उस पर भी, है ना। फिगर 1 फिगर 2 ये कोई बहुत सिंपल कमांड्स हैं। EZ प्लॉट पे भी हमने काम कर लिया है ना। सो इट इज सफिशिएंट फ्रॉम माय साइड। अब बस इसको मैं वापस इसको स्टॉप शेयर करके विंडो पर आ जाता हूँ। ये मेरी सर हिस्टोग्राफ का एक बार बता दीजिए। आपका एक बार और बता देता हूँ, है ना। तो ये देखो मैंने इसे मान लो मैंने कर दिया CLC, ठीक है। हिस्टोग्राफ से पहले मैं हिस्टोग्राफ पे आ रहा हूँ, उससे पहले मैं अपने एडिटर में देखो मेरी एक फाइल बनी हुई थी नंदी के नाम से, है ना। मैंने नंदी फाइल को खोल लेता हूँ। दिस इज माय नंदी फाइल, ठीक है। हमने फंक्शन का नाम दिया था नंदी और हमने लिखा था f = n1 स्क्वायर प्लस n2 क्यूब, ठीक है। तो इसको फंक्शन को हमने सेव तो कर ही दिया था, हमने इसे रन भी कर देते हैं। चलो इसे हमने रन कर दिया। तो जब रन किया है तो कमांड विंडो पे कुछ आउटपुट जरूर आया होगा। आया है? कोई आउटपुट नहीं। अब कॉल करो सर इसे। हाँ, अब कॉल करने से चल जाएगा, ये कहना है आपका, है ना। चल जाएगा बिल्कुल। तो ये नंदी नाम का फंक्शन हो गया, इसको हमने रन कर दिया। और रन करने के बाद अब हम कमांड विंडो पर ही इसको कॉल कर लें। फंक्शन का नाम है नंदी और हमने अंदर वैल्यूज दे दी, सपोज 34,20। तो ये हो गया, f की वैल्यू 13,323 आ गई, है ना। एक बार चेक कर लेते हैं। 34 पावर 2 प्लस 23 पावर 3, सो द आंसर इज 13,323। बिल्कुल सही है ना। फिर सर का मतलब जब आप फंक्शन बनाएंगे, सिंटेक्स तो सब सही है, एक्चुअली मैटलैब में केवल सेव करना पड़ता है ना। तो ऐसी आदत पड़ी हुई थी हमें तो केवल सेव करना है। तो यहाँ पे ऑक्टेव में इन्होंने इसे रन भी करवाया है ना। तो रन कर लीजिएगा, वेरी गुड। तो ओके, अब हम हिस्टोग्राम पे आ जाते हैं। हिस्टोग्राम पूछ रहे थे आप, तो इसे हमने CLC कर लिया। सो फंक्शन पार्ट इज ओवर। अब हिस्टोग्राम में क्या है कि सबसे पहले तो आपके पास कुछ डाटा होना चाहिए, तो मान लेते हैं कि हम कुछ डाटा बना लेते हैं। सपोज मैंने एक डाटा बना लिया x = -2π, है ना, विथ ए इंक्रीमेंट ऑफ 0.01 (2 × π), ठीक है। -2π से +2π के बीच में 0.01 के इंक्रीमेंट से मैंने कुछ डाटा बना दिया। सो दिस इज माय डाटा। कितनी वैल्यूज हैं? 1257 वैल्यूज है, 1257 वैल्यूज, ठीक है। ये वैल्यूज बढ़ जाएंगी यदि मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट और छोटा कर दूं 0.001, तो अब ये कितनी वैल्यूज हो गई? 12,567 हो गई, है ना। करीब 10 गुनी वैल्यूज बढ़ गई। अब इस डाटा का यदि मैं हिस्टोग्राफ खींचता हूं, है ना, इस डाटा को मैं देखना चाहता हूं कि किसका नेचर क्या है डाटा का, तो मैंने इस डाटा का हिस्टोग्राफ खींचा। अब ये डाटा मेरा कहाँ पे स्टोर्ड है? ये डाटा मेरा स्टोर्ड कहाँ पर है? एक्स वेरिएबल में स्टोर्ड है ना। कहाँ पे स्टोर्ड है? एक्स वेरिएबल में स्टोर्ड है। तो मैंने लिखा एक्स, है ना, हिस्ट ऑफ एक्स, प्रेस एंटर। तो देखिए डाटा का नेचर आ चुका है और मैं इस नेचर को आपको शेयर करता हूँ। सो न्यू शेयर करने से नेचर दिखाई देगा। इस तरह का आप बनाएं। सारे रेक्टेंगल, all the rectangles are having equal number of values. सर हमने पहले नॉर्मल डाटा बनाया और उसके बाद हमने हिस्टोग्राम यूज किया, तो इस तरीके का बार ग्राफ आ जाएगा। नहीं, हमने अभी नॉर्मल डाटा नहीं बनाया। हमने तो केवल कोई भी डाटा लिया, -2π से +2π के बीच में इंक्रीमेंट लेते हुए कुछ यानी जनरल डाटा जनरेट कर दिया, है ना। जब कभी आपको इंडस्ट्री से कोई डाटा मिलेगा तो वो एक्चुअल डाटा होगा प्रोसेस का, और उस डाटा को आप चाहते हैं कि ये डाटा एक्सपोनेंशियल नेचर का है या नॉर्मल नेचर का है, तो आप उसका हिस्टोग्राफ कीजिए। यदि हिस्टोग्राफ नॉर्मल कर्व में आ रहा है, इसका मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है।
एक्सपोनेंशियल स्टेप में आ रहा है तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, ये नॉर्मल थोड़ी ना आ रहा है डाटा, दिस डाटा इज नॉट नॉर्मल एंड दिस इज नॉट एक्सपोनेंशियल, ये ना तो एक्सपोनेंशियल है ना नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि आपकी हर इंटरवल में इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज आ रही है। 1200 वैल्यू आपकी आ रही है -6 से लेकर -5 से -6 के बीच में, है ना। देखो -2 पाई मतलब क्या होता है, -6.28, तो -5 से 6.28 के बीच में 1200 वैल्यूज है। फिर आपकी 1200 वैल्यूज है, हर रेक्टेंगल में 1200 वैल्यूज है, क्योंकि एक एपी है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही तो था। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हर इंटरवल में आपको बराबर डाटा ही मिलने वाला है। ठीक है, तो एक तरह से रेक्टेंगुलर नेचर का डाटा है कि ये कांस्टेंट डाटा है। जैसे हमारे पास ये आता है कि इस कंपनी से हमें इतना प्रॉफिट मिला है, इस कंपनी से हमें इतना प्रॉफिट मिला है, जिसमें डिफरेंट कंपनियों और उनके प्रॉफिट के बारे में हिस्टोग्राम बनाना है हमें। तो हाँ, मान लो आपके पास 10,000 कंपनीज हैं। हाँ, तो उसका इनपुट हम कैसे देंगे? हाँ। दो वेरिएबल आ जाएंगे ना इसमें, कंपनी और उनका प्रॉफिट। देखो, मान लीजिए आपके पास 10,000 कंपनीज है, ठीक है, तो उन 10,000 कंपनीज के कुछ मान लो प्रॉफिट ही है सपोज, तो प्रॉफिट के लिए आप एक वेरिएबल बनाइए P = और उस वेक्टर में उन 10 उन वैल्यूज को डाल दीजिए। एक वेक्टर बन गया आपका 10,000 वैल्यूज का, और उस वेक्टर का फिर आप हिस्टोग्राफ खींच लीजिए HIST ऑफ P। दो वेरिएबल क्यों होंगे, एक ही वेरिएबल होगा ना। तो उसमें ये दिखाएगा वो कि इतने प्रॉफिट के लिए तो इतनी कंपनी है, इतनी कंपनियों का प्रॉफिट इसके बीच में लाई करता है, कंपनियों का प्रॉफिट इसके बीच में लाई करता है, फिर वो इस तरह से एक्सप्लेनेशन हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो ये मैंने एक डाटा अब मान लो मैं कोई और डाटा लेके दिखाता हूँ आपको, है ना। सपोज मैं कोई और डाटा, तो मान लो मैं स्टॉक शेयर करता हूँ, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो वापस ऑक्टेव विंडो पे आते हैं, शेयर कर दिया ना CLC। आप मान लेते हैं कि सर 2 डाटा लेके एक ही ग्राफ पे शो करना सर। नहीं, डाटा लेके तो एक ग्राफ पे तो हमने काफी किया ही है ना, प्लॉट करते होल्ड ऑन वो हम 2 डाटा के बीच में ही है ग्राफ। सर, इसमें हम होल्ड ऑन कमांड यूज कर सकते हैं हिस्टोग्राम में, साथ ही साथ होल्ड ऑन। इसमें हिस्टोग्राम में हम होल्ड ऑन का इस्तेमाल कर हाँ कर सकते हो। मान लो एक हिस्टोग्राम खींच गया, फिर दूसरा हिस्टोग्राम खींच जाए, है ना, कर सकते हो। होल्ड ऑन तो काम करेगी क्योंकि वो तो प्लॉट से रिलेटेड है। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, मान लीजिए मेरे पास x = मैंने कोई भी एक डाटा ले लिया, सपोज x तो मेरा बना ही हुआ है ना, x तो मेरे पास अवेलेबल है ही है। मान लीजिए मैंने ले लिया y = sin of x। ठीक है, तो अब x के अंदर कितनी वैल्यू है, 12,567 वैल्यूज है, तो y के अंदर भी 12,567 वैल्यूज हो जाएंगी। मैंने सेमीकोलन लगा दिया, प्रेस एंटर कर दिया, देखो y बन गया। मानो मैं y का हिस्टोग्राफ खींचता हूँ, प्लॉट y, है ना, प्रेस एंटर, बताओ हिस्टोग्राफ का शेप कैसा आएगा। बताओ, प्लॉट y की जगह मुझे यूज करना चाहिए, जब मैं हिस्टोग्राफ बना रहा हूं तो मुझे यूज करना चाहिए हिस्टोग्राफ, तभी तो साइन कर्व बन गई थी अभी फिगर में, है ना। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, हिस्ट ऑफ y करने से देखते हैं कि साइन फंक्शन के साथ में उसकी वैल्यूज का हिस्टोग्राफ कैसा आ रहा है। बहुत बढ़िया ग्राफ आ रहा है, अभी आपको दिखा रहे हैं। न्यू शेयर के लिए दिखाते हैं आपको, न्यू शेयर, और ये देखिए, बताओ नजर आ रहा है। यस सर। देखो -2 पाई से +2 पाई का ग्राफ तो रेक्टेंगुलर आ रहा था, हर रेंज में बराबर वैल्यूज थी। अब उसका जब साइन फंक्शन कर दिया तो साइन फंक्शन का ग्राफ लेफ्ट में वैल्यूज ज्यादा है,
मतलब -1 से लेके इसके बीच में वैल्यू ज्यादा है, और इधर +1 की साइड में वैल्यू ज्यादा है ना। तो ये ग्राफ कैसा आ रहा है, कुछ यू शेप डाटा आ रहा है, यू शेप है ना, यू शेप टाइप का ग्राफ आ रहा है। तो डाटा की नेचर होती है, बहुत सारे नेचर होते हैं, तो मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि डाटा का नेचर क्या है ना। तो कल हम इसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पे बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब तो क्लियर हो गया होगा आपको हिस्ट का, है ना, नहीं पूछा था। यस सर। Is sufficient for today from my side. If you have any query, please ask. Else I will end. है ना, अब कल क्विज भी करेंगे एक। आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है इसमें कोर्स में? यस सर। ये लर्निंग आ रहा है सर। एक चीज सर, हमें वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो आपने कल बताया था उसका, तो ये हम ऑक्टेव में कब करेंगे? मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग जो बताई थी सर मैथमेटिकल आपने। सिस्टम, ठीक है। तो उस मॉडलिंग से हमें क्या मिला, डिफरेंशियल इक्वेशन मिला सेकंड ऑर्डर का, है ना। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन कैसे करना है वो हम ऑक्टेव पे करेंगे, ठीक है ना, और वो कल की क्लास में करने वाले हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन, हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा। हाँ, और सॉल्यूशन से हमको रिजल्ट क्या ऑक्टेव का मिलेगा। सर, ऑक्टेव का हम इस्तेमाल कैसे कैसे कर सकते हैं इंडस्ट्री में, मतलब किस किस जगह पे हो सकता है? और ऑक्टेव का तो बहुत इस्तेमाल है ना। ऑक्टेव के देखो, ऑक्टेव के अंदर ये तो बेसिक चीजें हमने आपको बता दी है ना, डाटा का। जब आप इंडस्ट्री में काम करेंगे तो आपको डाटा से तो खेलना पड़ेगा, तो डाटा एनालिटिक्स पे आप काम करेंगे। इंडस्ट्री में काम करेंगे आप तो निश्चित रूप से आपको तरह तरह के मैकेनिकल सिस्टम से पाला पड़ना ही वाला है। मैकेनिकल सिस्टम की मॉडलिंग में आप 3 एलिमेंट रखिए, मास, स्प्रिंग, डैम्पर, है ना। उसके अकॉर्डिंग उसको मॉडल करिए। मॉडल करने से पता लगा आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थर्ड ऑर्डर की बन गई, है ना। मैं कुछ 2-3 मैकेनिकल सिस्टम की मॉडलिंग आपको और बताऊंगा, जिसमें कभी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही होगी, कभी थर्ड ऑर्डर बन रही होगी, है ना, कभी पार्शियल बन रही होगी। फिर उन इक्वेशंस की सॉल्यूशन के लिए आप ऑक्टेव का यूज कर सकते हैं इंडस्ट्री में, है ना। मैटलैब से हो जाता है, जो काम ऑक्टेव से होगा वो मैटलैब से हो जाएगा। दोनों की फाइल एक्सटेंशन सेम है। तो इस तरह से ये इंडस्ट्री में यूजफुल है ना। न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन और डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्विंग में आज भी रिसर्च चल रही है ना। बहुत सारी मेथड हैं और हर मेथड की अपनी एक्यूरेसी है ना। ये जो रिजल्ट आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वो तो मैनुअल सॉल्यूशन हो जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस होते हैं, है ना, और रियल लाइफ में जनरली कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ही आते हैं, तो उनके सॉल्यूशन नहीं होते उन इक्वेशन के। तो सॉल्यूशन करने के लिए न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन की हेल्प ली जाती है। और न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में भी फिर बहुत सारी मेथड्स हैं। कभी कोई मेथड ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है, कभी कोई दूसरी मेथड ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है। तो ऑक्टेव में मैं 3-4 मेथड आपको बताऊंगा सॉल्यूशन करने के लिए। तो कौन सी मेथड ज्यादा एक्यूरेट है, कौन सी कम एक्यूरेट है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। किस सिनेरियो में कौन सी मेथड ज्यादा यूजफुल होगी, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इट इज यूजफुल इन इंडस्ट्री इन ऑल द रेस्पेक्ट, है ना। सर इसमें हम सिमुलेशन भी कर सकते हैं क्या? जैसे अभी मैंने रोबोटिक आर्म बनाए यार, तो उसका सिमुलेशन करना चाहता हूँ मैं। लिंक वगैरह के मतलब रिप्रेजेंट कर दिया मैंने फॉर्मूला डाल के कि ये लिंक इतनी दूरी पे और रोटेशन ये सब कर सकती है। देखो और सुनो, देखो सिमुलेशन क्या होता है। सिमुलेशन का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट विद द सिस्टम, ठीक है। आपने एक सिस्टम बनाया, अब उस सिस्टम का बिहेवियर जानना है आपको। बिहेवियर इन द रेस्पेक्ट क्या होता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में सिस्टम का बिहेवियर क्या है। अब सिस्टम का बिहेवियर किन्हीं पैरामीटर से ही डिसाइड होगा। सिस्टम की वेलोसिटी क्या है, मान लो 0 सेकंड से कोई सिस्टम स्टार्ट होता है और मान लीजिए 100 सेकंड तक जाता है, तो दिस इज योर टाइम रेंज। इस टाइम रेंज पर अलग अलग टाइम पर सिस्टम की क्या वेलोसिटी है, सिस्टम का क्या डिस्प्लेसमेंट है, सिस्टम का क्या एक्सीलरेशन है, ठीक है। तो ये सिमुलेशन ही है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यदि हमें टाइम के रेस्पेक्ट में सारी चीजों, सारे पैरामीटर्स की जानकारी मिल रही है, उनके प्लॉट्स मिल रहे हैं, तो ये सिमुलेशन मेथड से ही मिल रहे हैं, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्विंग में जब हमारे रिजल्ट्स आएंगे सॉल्यूशन करने के बाद, तो वो हमारे सिमुलेटेड रिजल्ट ही होंगे।
सिमुलेशन का मतलब ये होता है टू ऑब्जर्व द सिस्टम बिहेवियर फॉर ए लेंथ ऑफ टाइम, है ना। वो टाइम को आप बढ़ा घटा सकते हैं कि आपको कौन से टाइम में आप ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो आप अपनी रेंज दे सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली रोबोटिक आर्म की यदि आप बात करें तो रोबोटिक आर्म को भी आप टाइम के रेस्पेक्ट में उसका बिहेवियर देख सकते हैं कि वो किस तरह से बिहेव, उसका क्या है, उसके अंदर क्या पैरामीटर्स हैं, फिर उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग में क्या इक्वेशन बन रही है, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद फिर रिजल्ट्स मिले। तो सर हम मतलब तो इस तरीके से जो बनाएंगे हम सिस्टम सर, तो ये चीज भी हम अभी सीखेंगे इस तरीके से कैसे हम फॉर्मूला बना सकते हैं, मतलब रिप्रेजेंट कर देखो सकते ये हैं। कोर्स हमारा 30 आवर्स कोर्स है और हमने कोर्स कंटेंट आपको भेजा हुआ है। एक मिनट होल्ड करें, मैं जरा शेयर करता हूँ। इसमें सर जो वो है रियल लाइफ एग्जांपल जो हम देंगे सर, हाँ हाँ एक तो सेकंड में, उसमें हम देखो क्या आपको पढ़ेंगे? एक्सेल फाइल नजर आ रही है? यस सर। हाँ हाँ सर। एक्सेल फाइल नजर आ रही है ना? तो इस एक्सेल फाइल में देखो हमने इसमें लिखा होगा ऑक्टेव बेसिक्स हाउ टू डाउनलोड इंस्टॉल, है ना, ये कवर हो चुका है हमारा। प्लेइंग विथ मैट्रिसेस, है ना, बिट्स का खेलना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा यूजिंग ऑक्टेव, ये भी हो चुका है। डाटा एनालिटिक्स, है ना, ये भी कुछ काम हमने कर लिया है, इसमें भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बाकी है ना, एनालिटिक्स पे हमने काम किया है। और ये बॉयलर्स का जो भी वर्क है ये व्याख्या पराशर के साथ आपका एक लेक्चर हो चुका है। ऑक्टेव प्रोग्रामिंग हमने कर ही ली है, एडिटिंग, मॉडलिंग ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम, है ना, स्प्रिंग मास टेम्पर, ये हमने कर ही लिया। दिस पार्ट इज आल्सो कंप्लीट, है ना। अब इसमें ये डिजाइन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम या डिजाइन कहो या सिमुलेशन ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम, ये पार्ट अभी हम कल करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने, है ना। क्विज और असाइनमेंट बाकी है। तो ये मेरा कंटेंट यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। उसके बाद इसमें आएगा इंट्रोडक्शन टू कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, है ना, इसकी डिजाइन अनुदीप श्रीवास्तव करेंगे। और फिर मैं एक तो लेक्चर भी बाद में भी लूंगा, है ना, या बीच में भी लेक्चर ले सकता हूँ मैं कोई भी यहाँ पर, और लास्ट लेक्चर तो रहेगा ही रहेगा। तो ये कोर्स हमको 2 अगस्त में फिनिश करना है, क्योंकि 3 अगस्त से शायद आपकी क्लासेस स्टार्ट, यस सर। 5th सेमेस्टर की, है ना। सो वी विल फिनिश दिस कोर्स ऑन 2 अगस्त। तो अभी हमारा बिल्कुल कंटेंट के अकॉर्डिंग ही चल रहा है सारा काम, ठीक है ना। तो कल हम जो है सिमुलेशन वाले पार्ट को करें। बाकी जो आपने पूछा है कि हम रोबोट्स बनाना, तो उसके लिए वो इसमें नहीं कराएंगे हम, वो तो आपको अलग से रोबोटिक्स पे कोई कोर्स होगा, तो वो आप, या रोबोटिक्स एक सब्जेक्ट भी है हमारे यहाँ, शायद 3rd सेमेस्टर में ही है, रोबोटिक्स एंड एफएमएस, है ना, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो वहां से आपको काफी उसका आइडिया लग जाए। और फिर रोबोटिक्स पे भी कोई वर्कशॉप होगी तो वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो उसमें आपका इस कोर्स से आप क्या लर्न करेंगे, आपको ऑक्टेव की प्रोग्रामिंग आ जाएगी, आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलते हैं उन डिफरेंशियल इक्वेशंस की सॉल्यूशन आ जाएगी, है ना। उन इक्वेशंस के बाद में सिस्टम की जो सिमुलेशन है वो समझ में आ जाएगी और रिजल्ट की एनालिसिस समझ में आ जाएगी, ठीक है। और बॉयलर्स की आप एक केस स्टडी इसमें कर लेंगे जो व्याख्या पराशर डील करेंगे, और आप कंप्रेस्ड एयर सिस्टम की और पावर प्लांट डिजाइन की 2 केस स्टडी आपको अनुदीप श्रीवास्तव जी कराएंगे, एक कंप्रेस्ड एयर सिस्टम की और एक पावर प्लांट। तो इस कोर्स में आपको दिस इज द कंटेंट। सर मैम ने कहा था कि हमें वो जो बॉयलर है उसकी हाँ। डिजाइन बनाना सिखाएंगे, कि वो डिजाइन कैसे बनता है, उसके डायमेंशंस वगैरह कैसे पता तो किए हो जाते सकता हैं। है वो सॉलिड वर्क्स पे सिखाएं आपको, सॉलिड वर्क्स पे या किसी भी कैटिया या किसी को सिखाएंगी तो आप उसको कर लीजिएगा। मॉडल दिखाने के लिए कहा था मैंने। हाँ दिखाएंगे वो, है ना। और ये आपको पावर प्लांट की सिस्टम डिजाइन और कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, तो कोर्स काफी अच्छा है, गुड कोर्स है। और इससे आपको ये मतलब कई फायदे हुए, एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको एक आ गई, और एक तरह से आपको मैटलेब आ गई, है ना। ऑक्टेव आने का मतलब है यू आर गुड इन मैटलेब, और मैटलेब की इंडस्ट्री में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, मतलब, है ना। मैटलेब आने से आपको जॉब की प्लेसमेंट में भी कंपनीज प्रेफर करती हैं। तो सर सेम कमांड सर मैटलैब में यूज हो जाते हैं? सारे टोटल अभी तक जितना किया है ना बिल्कुल हूबहू मैटलेब में यूज होगा। तो सर हम अपने रिज्यूमे में मैटलैब भी और ये ऑक्टेव दोनों डाल सकते हैं? डाल सकते हैं आप, है ना।
और मैटलैब का भी गूगल प्ले में मोबाइल के लिए भी ऐप है ना, लेकिन अगेन वही लिमिटेड स्कोप उसमें भी है ना। और इस तरह से ऑक्टेव फ्रीली अवेलेबल है, उस तरह से मैटलैब फ्रीली अवेलेबल नहीं है ना। हमारे पास मैटलैब का भी लाइसेंस है, यहाँ पर जीएलए में मैटलैब का लाइसेंस है, तो हम मैटलैब पर ही कोर्स चलाना चाहते थे पहले, है ना। हम मैटलैब से ही प्लान कर रहे थे इसको, लेकिन कोविड की वजह से ऑनलाइन होने के कारण मैटलैब की वायबिलिटी नहीं हो पा रही थी। मतलब क्यों नहीं चल पा रही थी मैटलैब? बिकॉज हमारे पास यहाँ लाइसेंस है, तो वो लाइसेंस हमारे इस प्रेमिसेस में ही काम करता है ना, जीएलए की प्रेमिसेस में ही वर्क करता है। तो आप अभी कहीं कोई आगरा में बैठे हैं, कोई लखनऊ में है, कोई कहीं पर है, तो आपके सिस्टम पे वो मैटलैब, यदि आप ये ऑफलाइन कोर्स होता है ना, तो हम फिर मैटलैब पर ही कराते हैं आपको यहाँ पर लैब में। तो इसका फिर हमने एक अल्टरनेट निकाला कि ऑक्टेव भी बिल्कुल मैटलैब ही है ना, फर्क नहीं है, फ्रीली अवेलेबल है, तो हम इसके माध्यम से नॉलेज शेयरिंग कर देते हैं, इस कोर्स को चलाते हैं। सर एक्चुअली मुझे ये लगा था कि जैसे हमें वो कंट्रोल, वो जो होता है क्या बोलते हैं, कंट्रोल सिस्टम, हाँ, वो डिजाइन करना भी हम सीखेंगे इसमें। वो सिमुलिंक की बात कर रहे हो तुम? हाँ, सिमुलिंक में जैसे होता है ना, है। सिमुलिंक की मैं समझ गया, सिमुलिंक की बात कर रहे हो ना। तो देखते हैं, इसमें भी एक लेक्चर हम ले लेंगे सिमुलिंक के ऊपर, या फिर जब आप थोड़ा सा कोविड हल्का हो जाए, आप आओगे तो लैब में एक 2 क्लास ले लेंगे सिमुलिंक की आपकी, और वहां पर ग्राफिकल फॉर्म में कैसे सिस्टम की सिमुलेशन करते हैं वो बता देंगे आपको, है ना। ये हमारे सर क्योंकि तो हम साथ में रहेंगे। मुझे ये भी जानना था सर, जैसे कोई भी चीज मैं बनाऊं या रोबोट या कोई हाँ, देखो चीज। ऐसा होता है नंदी, लर्निंग तो हमें बहुत सारी चीजों की करनी होती है, लेकिन हर कोर्स की अपनी लिमिटेशन होती है। जैसे 30 आवर कोर्स है, कोर्स में हमें इंडस्ट्रियल एलुमिनस के भी कुछ लेक्चर्स हैं, तो एक ही कोर्स में सारी चीजें नहीं हो सकती हैं। पर अभी आप हमारे साथ 2 साल रहेंगे, तो मैं आप जैसे ही आप इधर आते हैं, ऑफलाइन में यूनिवर्सिटी आते हैं, तो वी विल डू ए स्मॉल ऑन दी सिमुलिंक। सर ये 2 अगस्त से सर पर ही ये एक कोर्स हम सिमुलिंक पर ही डिजाइन करेंगे, टोटली सिमुलिंक पर ओके सर, थैंक यू सर। होगा, डिजाइन ऑफ द मैकेनिकल सिस्टम यूजिंग सिमुलिंक। ठीक है, इस तरह से मैं नेक्स्ट कोर्स लॉन्च करूंगा। थैंक यू सर। आपके सर ब्रेक ये भी हो जाएगा, जो join अगस्त से कर कॉलेज खुलेंगे, हम आ सकते हैं कॉलेज में? हाँ, मिल जाएगा आपके पास, है ना। डीन ऑनलाइन है सर, ऑनलाइन बताया तो सर, नोटिस तो ऑनलाइन का आया है। आ अभी सकते तो हैं। शायद ऑनलाइन ही है, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ ऑर्डर्स आने वाले हैं, मतलब जैसा सुनने में आ रहा है। तो जैसे 3 अगस्त से वीक या 3rd वीक ऑफ अगस्त से हो सकता है कि हम और आप आमने सामने यूनिवर्सिटी ऑफलाइन। सर आप 3rd ईयर में कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हो क्या? हाँ हाँ, 3rd ईयर में मेरे पास वो रहेगा, मशीन डिजाइन रहेगा, है ना। 3rd ईयर में आपको मशीन डिजाइन में पढ़ाऊंगा, और देखते हैं फिर कौन सा सब्जेक्ट मिलता है, वो तो डिसाइड होता है ना डिपार्टमेंट की तरफ से। ठीक है सर। जहाँ तक चांसेस है मशीन डिजाइन ही मिलेगा। तो चलिए, ओके सर, थैंक थैंक यू। यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक